प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में यह दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग डीएनए पॉलीमरेज का एक्शन, उसका क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट्स होता है, इन सभी चीजों को देखेंगे और इससे क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रेंड है इसका, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन का, इस एग्जाम्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखें छोटा सा टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। देखिए, प्राइमर जो होता है वो न्यू स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट जो होता है वो पेरेंट स्ट्रैंड होता है। तो जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, एक जो स्ट्रैंड है, मानो कि ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, ये पेरेंट स्ट्रैंड है। तो इसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं, इसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। और इस टेम्पलेट पर जो नया स्ट्रैंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमर स्ट्रैंड। जैसे एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमर स्ट्रैंड। ये इसका 5' फॉस्फेट एंड है, ये इसका 3' OH एंड है। ठीक उसी प्रकार से जो टेम्पलेट है उसका ये 3' OH एंड है और इसका 5' फॉस्फेट एंड है। तो इसी टेम्पलेट पर कौन सा सीक्वेंस है उसके आधार पर प्राइमर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज प्राइमर स्ट्रैंड। प्राइमर्स जो होते हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ प्राइमर लिखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। और यहाँ पर मान लो कि अगर यहाँ पर एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड था तो यहाँ पर थाइमोसाइन न्यूक्लियोटाइड आएगा। अब सोचो यहाँ पर अगर ग्वानोसाइन का न्यूक्लियोटाइड है तो अगला जो यहाँ पर आएगा वो कौन आएगा, CTP, ये आएगा, इट विल कम हियर। इसलिए जो फॉर्मिंग स्ट्रैंड होता है उसके 3' OH पर ही नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, 5' फॉस्फेट पर नहीं बल्कि 3' OH पर। और ये सब कौन तय करता है, ये सारा तय करता है डीएनए पॉलीमरेज कि किधर जुड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो जुड़ने का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हमेशा 3' OH की तरफ होता है, ठीक है ना, 3' OH की तरफ होता है। तो 5' से 3' का इसका डायरेक्शन होता है 5' फॉस्फेट टू 3' OH, यही रेप्लिकेशन का डायरेक्शन होता है। और ये डिसाइड कौन करता है ये डिसाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर हम सोचेंगे थोड़ा सा इस जगह पर, एक देखें हम लोग कैसे इस काम को संपन्न किया जाता है, तो आइए एक देखते हैं छोटा सा हम लोग मॉडल। ये हो गया टेम्पलेट, ये हो गया प्राइमर स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कहते हैं। और इस 3' एंड पर OH है, ठीक है।
फॉस्फेट। अब जब कोई नया न्यूक्लियोटाइड आता है, वह न्यूक्लियोटाइड अपने साथ 3 फॉस्फेट लाता है, ठीक है। तो अगर हम उसको गौर करें तो कैसे दिखता है वो? तो आप लोग देखें, मान लीजिए कि ये टाइड है, N फॉर न्यूक्लियोटाइड, S फॉर सुगर, और उसके 5' एंड पर सुगर के 3 फॉस्फेट होता है, 1, 2, 3। ये 3 फॉस्फेट होता है शुगर के 5' एंड पर, और 3' एंड जो है उस पर OH रहता है। ये सब डायग्राम हम पहले सिखा चुके हैं। इनका भी नेमिंग देखें तो अल्फा, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट, ऐसे होता है ये। अब क्या है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यह इस फॉस्फेट के पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इस अटैक को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे हम इसको ऐसे स्ट्रिक कर दे रहे हैं, यहां लिख देते हैं। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल अटैक। मैं इसको थोड़ा डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूं। जैसे ही ये इस पर अटैक करता है, क्या होता है? ये 2 फॉस्फेट जो हैं, बीटा और गामा, ये टूटकर अलग हो जाते हैं, और इन्हें हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। मतलब चूंकि 2 फॉस्फेट है, इन्हें हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, PPI। इसमें बीटा और गामा फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट यहां चले आए, और ये जो होता है ये जुड़ता है यहां पर। देखिए कैसे जुड़ेगा। अब देखिए, इसको हटा दे रहे हैं यहां से। अब वो आया और यहां पर जुड़ गया, ठीक है। और ये हो गया सुगर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, और ये हो गया इसका 3' OH। तो आप गौर करेंगे कि जो नया न्यूक्लियोटाइड आया, उसके 5' फॉस्फेट जो था, वह 3' OH से रिएक्ट किया, बाइंड किया और जुड़ गया इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस। और फिर जो फ्री इंड है, वो कौन सा इंड है इसका? 3' OH। फिर यहाँ एक नया आया, जुड़ा, फिर 3' OH, फिर उसके पास नया आके जुड़ा, फिर 3' OH इसका फ्री इंड है। इस प्रकार से जो फ्री इंड है उस पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। अब अगर रिएक्शन को देखा जाए थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, ये एंड जो है यहां पर OH है, और यहां पर जो चीजें हैं वो इस प्रकार से, देखिए। देखिए इस प्रकार से है। अब ये अल्फा हो गया, बीटा, और ये हो गया गामा। गामा, तो देखिए इसको भी हम लोग बनाते हैं ठीक से। ठीक है। ये बनकर तैयार है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में आता है, तो यहां से प्रोटॉन निकल गया, और इस ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। अब ये माइनस चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रॉन के कारण है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चाहता है कि हम कहाँ अटैक करें।
किस पर अटैक करें? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और चारों तरफ जो ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। यहां जो है क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन के कारण प्लस चार्ज है। तो रिजल्ट क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इस न्यूक्लियस पर अटैक करता है। मैं अगर इसी इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाऊं बाहर, इस न्यूक्लियस पर अटैक करता है क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड। तो वो रिजल्ट क्या होगा? वो रिजल्ट होगा कि ये जो है वो सीधे जाके इसके फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर जैसे ही अटैक किया, ये पायरोफॉस्फेट बाहर निकल गया। ठीक है? और ये जो फॉस्फेट है वो अब किससे जुड़ जाएगा? वो अब जुड़ गया सीधे इस प्राइमर के साथ। यह इसका बेसिक रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है? यही रिएक्शन का तरीका है इसका। अब इसमें जो ये रिएक्शन है, इसमें दो एंजाइम हमको दिखता है। पहला एंजाइम जो है वह इस काम को कंडक्ट कराने लगता है। अब यहां से तो पैरोफॉस्फेट निकला, दो पैरोफॉस्फेट, पीपीआई। ये पीपीआई भी फर्दर हाइड्रोलाइज होता है। ओके? और इसको हम लोग कौन सा एंजाइम बोलते हैं? पायरोफॉस्फेटेज। ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? पायरोफॉस्फेट। अब ये एंजाइम जैसे ही यूज होगा, यहां दो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें मिलता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और साथ में मिलता है हमें एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। ये जो एनर्जी है इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ड्राइवर चाहिए जो उसको ड्राइव करके आगे तक बढ़ाए, उसे हम लोग यही सिर्फ फ्री जी, मतलब ये गिब्स फ्री एनर्जी है। इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग माइनस में होगा, -3.5 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल होता है। तो माइनस का मतलब हो गया स्पॉन्टेनियस। माइनस मतलब नेगेटिव में कभी नहीं होता है एनर्जी। माइनस यहाँ स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो 3-OH एंड पर होते रहता है। अब इससे आगे की बात बढ़ाते हैं और अब हम लोग आ रहे हैं हमारा मेजर टॉपिक, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेजेस। क्योंकि अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक देखने के कारण हमारा सारा ध्यान जो है वह इकोलाई पर ही रहेगा। इकोलाई का क्या है भाई? इकोलाई पॉलीमरेज कैसा है? तो यहां पर हम हेडिंग भी देते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, ब्रैकेट में लिखते हैं ई पॉली, मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप। सबसे पहले जिस डीएनए पॉलीमरेज को ढूंढा गया था वो था टाइप 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है डिस्कवर्ड फर्स्टली बाय ओरेनबर्ग। सब नोबेल साइंटिस्ट है। ठीक है? और तब फिर लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो कई प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज मिला। इस एंजाइम के बारे में क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, दीज एंजाइम्स बोले। दीज एंजाइम्स एक से ज्यादा है,
परफॉर्म 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 इंपॉर्टेंट रोल किस चीज में? पहला, एक्यूरेसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक्यूरेसी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए रेप्लिकेशन में कोई गलती ना हो। दूसरा, सेकंड, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन एंड रिपेयरिंग, इन दोनों का डायरेक्शन ये तय करता है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर bonds in primer strand या complementary strand, वहां पर ये इस काम को अंजाम देता है। ये सब कुछ ऐसे इसके मेजर और रोल हैं उसको परफॉर्म करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं तो लिखते हैं कि इट इज होलो एंजाइम, इट इज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मतलब सिर्फ इसमें प्रोटीन ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो प्रोटीन नहीं है, लाइक जो एपोएंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट, हम लोग बोलते हैं प्रोटीन पार्ट, और इसके साथ होता है दो मैग्नीशियम और जिंक आयन। तो इसका मतलब हो गया कि एक होलो एंजाइम कहने का तात्पर्य जो है वो हो गया कि एपोएंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट है और उसके साथ जुड़ा हुआ दो मैग्नीशियम या दो जिंक, और इसे हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम। तो जैसे ही कोएंजाइम और एपोएंजाइम साथ में जुड़ जाए, दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम। सो व्हाई डीएनए पॉलीमरेज इज होलो एंजाइम? क्योंकि इसमें एपो प्रोटीन के साथ मतलब एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम के रूप में दो मैग्नीशियम या दो जिंक आयन जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इससे जब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन takes place in the direction of 5-phosphate to 3-OH। ठीक है, it is coordinated by the DNA polymerase। ये डीएनए पॉलीमरेज का काम है इस चीज को कोऑर्डिनेट करना कि 5-phosphate से 3-OH के डायरेक्शन में हो। ठीक है, उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज का है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड फॉर प्राइमर स्ट्रैंड by reading template। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है?
कि प्राइमरी स्ट्रैंड में कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, इसकी एक्यूरेसी तय करनी है इसको। क्योंकि अगर मान लो कि वहां गड़बड़ हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ ग्वानोसाइन का न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ साइटोसाइन का आना चाहिए। तो पहले इसको रीड करेगा कि यहाँ पर क्या है, और तब उसके आधार पर वो पिकअप करेगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच है, इसमें कोई मिस्टेक होने की चांसेस या गुंजाइश बहुत कम हुआ करती है। इसके अलावा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज हैज वन क्लैंप लोडर। अब देखिए, वन क्लैंप लोडर, ये बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है। क्लैंप क्या है भाई, क्लैंप लोडिंग क्या है ना, इस तरह का चीज तो हम लोग जो हमारा किवाड़ होता है उसको टांगने के लिए होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐसे समझ लें, इस प्रकार से ये काम करता है। अब जो आता है मुद्दा वो है कि टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब टाइप्स पर हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग इकोलाई में देख रहे हैं, बार बार इस चीज को हमको बोलना पड़ेगा इसलिए कि दिमाग में रहे। डीएनए छोटे बड़े बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन 5-6 डीएनए है या 5 डीएनए है उसको डिस्टिंग्विश किया गया था। ये 5 डीएनए जो 5 पॉलीमरेजेस हैं वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो ये हो जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5। 5 टाइप में इसको बांटा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज को लोग भी 2 भाग में बांटते हैं, कोर एंड होलो एंजाइम। कोर एंड होलो एंजाइम, ये 5 भाग में बांटा गया, और इसके सबके टाइप और काम करने का जो तरीका है ना वो भी अलग अलग। ऐसा नहीं है कि जो 2 हैं काम करते हैं, इस तरह से नहीं होता है। अब हम एक तत्काल एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा। ओके, पहला है टाइप्स, टाइप्स है। दूसरा है कितने सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है, सब यूनिट्स। और तीसरा भाग में होगा इसका फंक्शन, क्या काम है। 3 चीजों पे हम लोग को देखना है। अब देखें, सबसे पहला जो टाइप है वह है डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1। एक ही सब यूनिट का बना हुआ है, ठीक है। इनका काम क्या क्या है, पहला है डीएनए रिपेयर, और दूसरा है रिमूवल ऑफ डीएनए प्राइमर। ये सब देखना है हमको, सब कुछ सीखना है। सेकंड जो है वह है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 भी एक ही सब यूनिट का बना हुआ है। इसका काम भी डीएनए रिपेयर है। कई बार मन में लोग आता है तो इसमें और पहले वाले में क्या अंतर अंतर है। लेकिन वो अंतर हम लोग डीएनए रिपेयर चैप्टर है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद
उसी में उसको पढ़ेंगे। तब तक धैर्य बना के रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पायदान की ओर बढ़े। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग में आता है डीएनए पॉलीमरेज। अब हो गया 3, जो कि सिंथेसिस के लिए मेजर डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 9 सबयूनिट्स का बना हुआ है, और इसका जो काम है वह है डीएनए रेप्लिकेशन। चौथा जो टाइप है इसका वह है डीएनए पॉलीमरेज 4। एक ही यूनिट का बना हुआ है। इसका काम भी है डीएनए रिपेयर। आपके मन में आ गया होगा 3 रिपेयरिंग के लिए। बिल्कुल सही है। और जो चौथा टाइप है डीएनए पॉलीमरेज टाइप, मतलब 5वां टाइप 4, 3 सबयूनिट्स का बना होता है। इसका काम होता है ट्रांसलेशन सिंथेसिस। शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं टीएलएस। ये डीएनए रिपेयर 3rd 4th भी जो है इस काम को करता है। बट रिपेयरिंग से जो भी सवाल होगा ना, वो अभी आप नहीं रखें। रिपेयरिंग टॉपिक में इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो सीखेंगे कि एरर कैसे होता है, और फिर जो है हम इनके जो रिपेयरिंग के तरीके हैं उसको भी सीखेंगे। इसलिए अभी दिमाग में सिर्फ ये बिठा के चलना है कि ऐसे है। दूसरा है कि डीएनए रिपेयरिंग जो है उसका भी 2 मेथड है। एक रेप्लिकेशन के साथ साथ होता है और एक रेप्लिकेशन के बाद। अब देखें कि मोस्टली जो रिपेयरिंग, मैक्सिमम जो रिपेयरिंग होता है वो साथ साथ ही होता है। चलिए, आप लोग लिख लिया होगा। अब मैं अगले की ओर बढ़ूं। अब हम 3 जो मेजर डीएनए पॉलीमरेज है 1 2 3, उसको कंपेयर करते हैं। देखिए, फिर एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, इस टेबल में सबसे पहला है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का डीएनए पॉलीमरेज 1 में क्या रोल है, पॉलीमरेज 2 में क्या रोल है, और पॉलीमरेज 3 में क्या रोल है। एकदम एक इंटरेस्टिंग देखने का मौका मिल रहा है। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल जीन। क्योंकि कोई भी एंजाइम है उसका तो एक जीन होगा, बिना जीन के तो कोई एंजाइम बनेगा नहीं, कोई प्रोटीन बनेगा नहीं, वो डीएनए पर होगा ही होगा। तो पहला पार्ट तो यही होता है कि उसमें डीएनए पर जो उसका जीन है वो कैसा है। तो पॉलीमरेज 1 के लिए जो जीन यूज किया जाता है टर्म, वो होता है इटैलिक में पॉल ए, 2 के लिए पॉल बी, और 3 के लिए पॉल सी, और डीएनए शॉर्ट फॉर्म में ई। ये इसके जीन का नाम है। तो कहीं भी अगर इस तरह का नाम देखें तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको जीन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सब यूनिट्स तो पढ़ ही चुके हैं, फिर से एक बार, 1 1 9 और 10। ठीक है। तीसरा, 3rd पॉइंट, 3' to 5', 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अर्थात काम जो होगा एक्सोन्यूक्लियस का
वो 3' से 5' एंड की ओर होगा। ये सब भी बहुत डिस्कस करेंगे, अभी तो एकदम बेसिक वर्क में चल रहे हैं, ग्राउंड वर्क हो रहा है। क्या डीएनए पॉलीमरेज करता है ये काम? कहते हैं यस। 2 करता है, हम कहते हैं ये भी करता है, और 3 ये भी करता है। अब आप देखें फोर्थ, 5' to 3', 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, लेकिन पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 नहीं करता है। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को रिपेयर का सबसे प्राइम एंजाइम माना गया, कि मुख्य एंजाइम जो है वो यही है 1। और 5वां जो है वह है रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ना। इसमें है न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। अगर इसका रेट देखें तो 1 सेकेंड में 16 से 20 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है डीएनए पॉलीमरेज 1, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 2 40 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है। लेकिन जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो कि रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है, वो 250 से 1000 तक न्यूक्लियोटाइड को 1 सेकेंड में जोड़ता है। तो आप समझें कि ये डीएनए पॉलीमरेज क्यों डीएनए सिंथेसिस के लिए सबसे मेन एंजाइम माना जाता है। इसी कारण से माना जाता है क्योंकि इसका जो डायरेक्टिव्स है या इसका जो मोडालिटी है वह रेप्लिकेशन को ही कंडक्ट कराने के लिए बना है। बट आप देखेंगे कि इसमें रिपेयरिंग भी होता है, मतलब 3' to 5' एंड का ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का रिपेयरिंग भी करता है। ये सारी चीजें डिस्कस हो, ठीक है। अब हम लोग जो अगला लेक्चर है उस लेक्चर में देखने जा रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में। 3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लैंप्स कैसे होते हैं, क्या इसके यूनिकनेस क्या है, उन सब चीजों को सीखने का भी हमको मौका मिलेगा अगले लेक्चर।